हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे आप लोग, जैसा कि आप लोग पीछे के स्लाइड्स में देख पा रहे होंगे कि हम लोग बिहार डीएलएड 2026 के साइंस से संबंधित सेट 4 लगाने जा रहे हैं। इससे पहले हम सेट 3 तक लगा दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर के आप प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। हम हर सेट में क्या करें, हर सेट में टॉप 20 क्वेश्चन लगा रहे हैं और मैथ से साइंस से 20 क्वेश्चन ही बिहार डीएलएड में पूछा जाता है। अपनी अच्छी तैयारी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है, आज का पहला प्रश्न कर रहा है कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, मतलब कि जो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है अणु का आकार कौन सा है। मतलब कि जो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है उस अणु का आकार कैसा होता है। तो हम बात करते हैं कि जो सल्फर हेक्सा क्लोराइड है उस अणु का आकार की बात करें तो वो त्रिभुजाकार पिरामिड है या अष्टफलकीय है या समतलीय है या चतुष्फलकीय है। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का ये क्या कहा जाता है, आकार है। तो हम बात करें कि जो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है उसका फॉर्मूला होता है SF6। क्या होता है, SF6 किसका फॉर्मूला है, SF6 फॉर्मूला सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का है, फॉर्मूला है। और यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, क्या इसका बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। sp3d2 क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है। और ये यदि बात करें इसका आकार का तो इसके आकार को हम बनाते हैं तो सल्फर क्या होता है, सल्फर बीच में होता है। और यदि हम सल्फर के यदि हम इसका बातें की बात करें तो ये क्या होता है, 2, 8 और 6 होता है, क्योंकि सल्फर का परमाणु संख्या क्या है, सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। और इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंतिम कक्षा में कितने, 6 है, तो किससे अभी कितने से रिएक्शन करेगा, 6 से करेगा। तो इसके बार बार क्या होता है, और फ्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, S12 और S16, क्या हो गया, S16। वही बात करें कि फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है, 9 होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 और 7, 7 2 9 होता है। ये कितना, इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको कितना, 2। तो इसको क्या करते हैं, इसको इससे रिएक्शन करवाते हैं। तो ऊपर 1 लगेगा, नीचे फिर ये इस तरह से क्या होता है, इस तरह से फ्लोरीन के बाहर, इस तरह से फ्लोरीन सल्फर के बाहर क्या होता है, लगा होता है। और इस स्ट्रक्चर को इस आकार को क्या बोलते हैं, इस आकार को चतुष्फलकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय बोलते हैं। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा कि सल्फर का आकार कैसा होता है, क्यों बनता है। ये क्या हो गया, ये इसका शेप हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। मतलब कि टेलीस्कोप की जो खोज थी उसको किस वैज्ञानिक ने की थी। तो वो न्यूटन साहब थे, जेम्स वाट थे, रदरफोर्ड थे या गैलीलियो थे। निम्नलिखित में से किसने टेलीस्कोप का खोज किया था। तो टेलीस्कोप को खोज करने वाले टेलीस्कोप से पहले 1908 में चश्मा के बारे में किसी ने, एक वैज्ञानिक ने खोज किया था। उन्होंने बताया था कि दूर के वस्तु को किस तरह से नजदीक में देखा जाता है, जिसको आज हम लेंस के रूप में उपयोग करते हैं। उसके बाद गैलीलियो साहब को इस बात की जानकारी मिली। और ये बात कब की है, ये बात है 1608 की। 1608 में एक वैज्ञानिक को इस बात की जानकारी हुई कि हाँ, दूर की, मतलब कि वो एक ऐसे लेंस की खोज किए जो दूर की वस्तु को क्या करे, नजदीक में देखा जा सके। तो उसी के सिद्धांत को जब गैलीलियो साहब को पता चला तो वो तो ऐसा इस वैज्ञानिक के बारे में नहीं देखे थे, लेकिन उसी सिद्धांत पर काम किए और उससे एक अच्छा और उससे 3 गुना नजदीक देखने वाले क्या किए, एक टेलीस्कोप की खोज किए। और उससे ही क्या हुआ, चंद्रमा, सूरज और इस सब का खोज किया गया, फर्स्ट बार देखा गया। और उसके बाद बताया गया कि हाँ, सूर्य पर भी दाग है, धब्बा है। उसके बाद चंद्रमा के ऊपर भी क्या है, पहाड़ है, पानी है, ये सब मतलब कि पहाड़ है। इस चीज को पहले किसके माध्यम से देखा गया, तो गैलीलियो साहब के
टेलीस्कोप के। और गैलीलियो साहब ने ये जो टेलीस्कोप खोजा था वो कब खोजे थे, तो वो खोजे थे 1609। मतलब कि इस वैज्ञानिक के खोजकर्ता के एक साल बाद ही खोजे। और उसके बाद गैलीलियो साहब के टेलीस्कोप के खोजने के बाद अलग अलग तरह के और अलग अलग बढ़िया बढ़िया तरह के क्या किया गया, टेलीस्कोप के और उससे बढ़िया बढ़िया तरह के क्या किया गया, टेलीस्कोप की खोज करता गया। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। मतलब कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। राइट ब्रदर्स, जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी या वोन ब्राउन। निम्नलिखित में से किसने हवाई जहाज का खोज किया था। तो जो हवाई जहाज का खोज करने वाला था वो सर्वप्रथम 1903 मतलब कि 1903 में, कब, 1903 में राइट्स ब्रदर नामक, मतलब कि दो भाई थे, वो दोनों भाई का मतलब कि किसी पंक्चर या किसी दुकान पे काम करते साइकिल के, और उनका शौक था कि हाँ हवाई जहाज बनाना है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हवाई जहाज का निर्माण किया। और वो कौन थे, तो वो थे राइट ब्रदर से। कौन थे, राइट्स ब्रदर थे। और उन्होंने सबसे पहले 1903 में खोज किया। और उनके खोज करना ही नहीं, उनके जो खोज करने के बाद जिस तरह से वो उड़ाए, उड़ाने के तकनीकी जिस तकनीकी का मतलब जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किए थे, उसी टेक्नोलॉजी का आज भी हवाई जहाज जो उड़ता है उस आज भी उसी पर। और उनका खोज आज कहां से कहां पहुंच गया। मतलब कि हम बात करें राइट ब्रदर्स की, या हम बात करें कि ये क्या कहा जाता है, टेलीस्कोप के खोज करने वाले गैलीलियो साहब की। गैलीलियो साहब ने भी टेलीस्कोप का खोज किया था। तो आज कहां से कहां हम लोग पहुंच गए। और राइट्स ब्रदर ने भी, जो आज उनके खोज से हम क्या किए, आज हम सूर्य देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं। और राइट्स ब्रदर के खोज से भी क्या कर रहे हैं लोग, आकाश में और दूर दूर जगह पे आसानी से पहुंच जा रहे हैं। तो ये किसका खोज करता था, तो वो थे राइट्स ब्रदर। और उन्होंने कब खोज किया, 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये कह रहा है कि कशेरुकी रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। मतलब कि जो कशेरुकी है हमारे, जो कशेरुकी रज्जु है वो कितनी जोड़ी तंत्रिका को निकालती है, 13 को, 31 को, 33 को या 12 को। निम्नलिखित में से कितने कशेरुकी रज्जु में से क्या होती है, तंत्रिका तंत्र निकलती है। तो तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम कितना निकलता है, तो इससे 33 जोड़ी, मतलब कि कितना निकलता है, 33 निकलता है, 33 तंत्रिका रज्जु। और ये रज्जु क्या बोलते हैं, रज्जु जो है वो हमारे रीढ़ की हड्डी को सहायता प्रदान करता है। तो सहायता के मतलब कि ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें जो लचीलापन होता है या जो मूव करता है, या हमारा जो तंत्रिका तंत्र के अंदर जो यहाँ पे 33 तंत्रिका तंत्र का उसकी सुविधा, उसके सहायता प्रदान करने वाला कौन है, तो वो है कशेरुकी। उसको सामूहिक रूप से, उस 33 को सामूहिक रूप से, जो 33 तंत्रिका तंत्र है उसको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, कशेरुकी बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कशेरुकी किसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है कि प्रतिवर्ती क्रिया, मतलब कि जो प्रतिवर्ती क्रिया होते हैं, रिफ्लेक्सिव एक्शन, उसमें का नियंत्रण केंद्र कहां पर है, प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुकी रज्जु में या तंत्रिका केशिका में। निम्नलिखित में से किस में ये जो प्रतिवर्ती क्रिया है इसका प्रतिवर्ती क्रिया मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण करता है। रिफ्लेक्स एक्शन का भी काम कर, नियंत्रण करने का काम किसका है, तो कशेरुकी रज्जु। मतलब कशेरुकी रज्जु जो अभी हम पीछे समझा कि जो 33 तंत्रिका तंत्र का समूह होता है कशेरुकी, उसी का क्या है, उसी का नियंत्रण के अंदर आता है क्या, प्रतिवर्ती नियंत्रण कशेरुकी रज्जु के अंदर ही आता है। और ये क्या है, जो हमारे पीछे मध्य क्या 3 तरह का मस्तिष्क होता है, एक प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो ये कहां से निकलता है, पश्च मस्तिष्क से निकलता है कशेरुकी रज्जु, जिसको मेडुबुला भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि थायराइड ग्रंथि से, जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि कहां पाया जाता है, हमारा यहाँ पे पाया जाता है। उस ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली, मतलब कि जो करने वाली, उत्तेजित करने वाली अंतःस्त्रावी हार्मोन कौन सा है, TSH, FSH, LTH या ACTH। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो अंतःस्त्रावी हार्मोन को निकालने के लिए उत्तेजित करता है। तो उत्तेजित का अर्थ क्या है हम ये समझते हैं। मतलब कि जितने भी हमारा जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि है,
जितने भी हमारा जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसको निकालने के लिए किसी ना किसी तरह के हार्मोन को उत्तेजित, मतलब ना किसी ना किसी तरह का हार्मोन निकलता है जो उसको उत्तेजित करता है। उत्तेजित का अर्थ क्या है कि उसको निकालने के लिए मदद करता है। जैसे कि बात करते हैं कि पानी को निकालने के लिए एक होता है ना कि हाँ उसको किसी तरह का धक्का, मतलब कि कोई चीज रखा हुआ है उसको जब तक आप धक्का नहीं मारिएगा तब तक वो क्या होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। उसी तरह जितने भी तरह के हार्मोन है वो हार्मोन खुद से कैसे निकलेंगे, उसको कैसे पता चलेगा कि हमको निकलना है, तो उसको उत्तेजित करने के लिए भी एक तरह का हार्मोन निकलता है। और वही पूछ रहा है कि उस हार्मोन का नाम क्या है, तो आप उस हार्मोन का नाम का बताइए। हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो आप उसका नाम बताइए। आप इसका नाम बताइए। उसका नाम होता है TSH। TSH का मतलब क्या हो गया, थायराइड स्टिमुलिंग हार्मोन। मतलब कि क्या होता है, थायराइड स्टिमुलिंग हार्मोन। ये क्या हुआ, TSH, मतलब कि जो TSH होता है थायराइड स्टिमुलिंग हार्मोन्स, यही इसको उत्तेजित करता है। किसको उत्तेजित करता है, थायराइड ग्रंथि को। थायराइड ग्रंथि को क्या करने के लिए, थायराइड को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है TSH। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि निषेचन की क्रिया कहां पर होती है। मतलब कि जो निषेचन की क्रिया होती है वो कहां पर होती है, मतलब कि निषेचन का अर्थ हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहां होती है, गर्भाशय में होती है, अंडावाहिनी में होती है, अंडा ग्रंथि में होती है, या योनि मार्ग में होता है। निम्नलिखित में से कहां पे जो क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से कहां पे क्या कहा जाता है, निषेचन की क्रिया होती है। तो हम बात करें कि जो निषेचन की, आप क्या कीजिए, आप इसका जवाब दीजिए कि हाँ निषेचन की क्रिया कहां होती है। तो जो निषेचन की क्रिया होती है वो अंडावाहिनी में होती है। मतलब कि सॉरी होती है, जो निषेचन की क्रिया होती है वो अंडावाहिनी में होती है। और अंडावाहिनी में होने के साथ ही बात करें तो ये जो निषेचन एक बार हो जाता है, निषेचन होने के पश्चात क्या होता है, ये जो अंडा है, अंडावाहिनी जो अंडा है वो कहाँ पे जाता है, वो गर्भाशय में जाकर वहां पे ग्रो होता है, वहीं पे क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय, कलाई का अर्थ क्या हुआ, रंगना। मतलब कि जब पीतल के बर्तन होते हैं उसको जब कलाई किया जाता है, कलाई का अर्थ है रंगते हैं, तो क्या होता है जब पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई, मतलब कि पीतल के गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड, मतलब कि चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। मतलब कि जब पीतल का बर्तन होता है, पीतल के बर्तन को देखे होंगे, जब पीतल के बर्तन को क्या किया जाता है, कलई किया जाता है, मतलब कि रंगा जाता है। तो रंगने वक्त उस समय क्या होता है, गर्म बर्तन के सफाई के लिए, मतलब कि जो बर्तन गर्म हो जाता है उसको सफाई के लिए क्या किया जाता है, अमोनिया क्लोराइड, मतलब कि जो अमोनिया क्लोराइड है, अमोनिया क्लोराइड का के चूर्ण से, अमोनिया क्लोराइड के जो चूर्ण होते हैं उससे निकलने वाली धुआं कौन सा है, अमोनिया का होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, या अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा होता है, आपको इसका जवाब देना है। तो वो कौन सा होता है, वो ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब कि जब हम उसको कलाई करते हैं, पीतल के बर्तन को जब हम कलाई करते हैं तो उससे अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, और क्या निकलता है NH3, और निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बोलते हैं, HCl। और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हमारे आमाशय, मतलब कि हमारे पेट में पाया जाता है, जो एसिड होता है। और ये क्या करता है, भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारता है और हमारे भोजन को पचाने में काम आता है। ये वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि जस्ता का एक आयतन भाग, मतलब कि जस्ता का एक आयतन भाग का घनत्व कितना है, इतना है। तो क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं जस्ता का एक आयतन का भाग कितना है, जस्ता एक आयतन भाग, एक आयतन भाग कितना है, 7100 केजी मीटर पर क्यूब। कितना है, 7100 केजी पर मीटर क्यूब।
और यहाँ पे क्या करा है, 1 भाग है जिसको हम इंटू 1 कर देते हैं। उसी तरह से कह रहा है कि यहां तक तो हम का देख घनत्व का एक को 2 आयतन भाग तांबा का घनत्व, तांबा का घनत्व 8,900 केजी पर मीटर क्यूब। तो तांबा का भाग कितना है, तांबा का कितना भाग है, तांबा का 2 भाग है। क्या है, तांबा का 2 भाग, तांबा का 2 भाग, तांबा का 2 भाग कितना है 8,900 केजी मीटर पर क्यूब, 8,900 केजी पर मीटर क्यूब को हम क्या करते हैं, 2 भाग लिखा हुआ है हम इंटू 2 कर देते हैं। घनत्व से मिलने पर पीतल बनता है, तो पीतल का घनत्व कितना होगा, मतलब कि ये 7100 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 7100 ही हो जाएगा। यदि हम इसको नीचे कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इंटू 1 करेंगे तो ये 7100 ही हो जाएगा। और इसको इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इंटू 2 करेंगे तो 0 से 0 एंड 0 से 0, 0 में 2 से इंटू करेंगे तो 0 ही रहेगा। और 9 2 जा 18 और 8 2 जा 61 20, मतलब कि 17800 बनाएगा इतना घनत्व। अब बोल रहा है कि पीतल का घनत्व कितना होगा, तो हम पीतल का घनत्व निकालते हैं तो हो जाएगा पीतल का घनत्व, पीतल का घनत्व कितना हो जाएगा 7100 प्लस ये कितना गया 17800 बाई 3। हम इसको क्या करते हैं, इसका 3 आयतन से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करें तो ऐड करने पे क्या होगा, ऐड करेंगे जब तो ये हो जाएगा 0 एंड 0 से फिर इंटू ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 से 0 8 1 9 हो जाएगा और 7 और 7 14 और 1 1 2, मतलब कि इतना बाई 3। और इसको जब हम भाग दे तो कितना होगा 3 7 जा 24 और 3 2 जा 9 एंड 79200, कितना हो जाएगा 79200 केजी पर मीटर क्यूब। अब इसको और हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व, इसका घनत्व तो हो जाएगा सॉरी इसका घनत्व तो 72000 कुछ गलत कर दिए क्या, 7100 यहाँ पे इंटू 1 किए तो सही है, और यहाँ पे 7100 यहाँ पे लिखा था 8900, इसको 2 किए तो 1780 और इसको ऐड किए 0000 एंड 8 1 जा 8 819 और 7, तो ऐड तो सही ही किए हैं। यदि हम डिवाइड तो 0 एंड 0 और 3 जा 9, सॉरी 3 जा 9, यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे क्या होगा 3 जा 9, 0 के 0 तो 2 गो होगा ही, जब 0 से किसी भी अंक से 0 के डिवाइड देते तो कोई अंक नहीं आता। 3 जा 9 और 3 4 जा 3 8 जा 24, तो 8300, मतलब कि केजी पर मीटर क्यूब। किसमें था, सब केजी पर मीटर क्यूब में आया, तो आंसर भी किसमें आएगा, केजी पर मीटर क्यूब में आएगा। हम क्या किए थे, डिवाइड गलत दे दिए थे, इसको 3 के जगह पे 2 लिख दिए थे, मतलब कि 8300 केजी पर मीटर क्यूब। आप देखें ना कैसे है, मतलब कि जस्ता का 1 आयतन भाग था तो 1 आयतन भाग को 1 से इंटू किए, एंड तांबा का 2 भाग था, जब तांबा का 2 भाग था इसको 2 भाग से इंटू किए, और इंटू करने के बाद इसका पित्तल का घनत्व निकाले थे, दोनों को जोड़ कर इसके मतलब कि इसके 1 भाग और इसके 2 भाग, मतलब कि 3 भाग से डिवाइड दिए, और 3 भाग से डिवाइड देने पर कितना है हमको आंसर इतना है, और ये जो आंसर आ गया। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमाने के लिए आवश्यक होती है, मतलब कि खून को जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होती है। यदि आपको खून जमाना है तो आपको किस विटामिन की जरूरत पड़ेगी, तो हम बात करें कि खून को जमाने के लिए हम किस विटामिन का उपयोग करते हैं, तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं, तो खून को जमाने के लिए विटामिन के का उपयोग करते हैं। मतलब कि
खून किससे जमता है? खून विटामिन के से जमता है। मतलब कि जब तक विटामिन के नहीं होगा तब तक क्या होगा? तब तक खून नहीं जमेगा। और यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी है, यदि आपके शरीर में क्या है, यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो क्या होगा? सारा ब्लड जो है वो आपके रक्त के माध्यम से, मतलब कहीं कट फट गया तो वहां से निकल जाएगा। तो अब नेक्स्ट प्रश्न होता है कि विटामिन के कैसे आएगा? तो विटामिन के आप हरे साग सब्जी खाते हैं, टमाटर खाते हैं या पनीर खाते हैं, इस सब के यदि आप सेवन करते हैं तो क्या होगा? आपके शरीर में विटामिन के की मात्रा क्या होगी? विटामिन के की मात्रा बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा है कि अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? मतलब कि जो अल्कोहल खमीरन है उसका आखिरी उत्पाद क्या है? पायरुविक एसिड, एसिटाल्डिहाइड या इथाइल अल्कोहल या फॉर्मिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा खमीर का आखिरी? तो अल्कोहल का जो होता है ना वो होता है इथाइल अल्कोहल। कौन सा होता है? इथाइल अल्कोहल उसका अंतिम उत्पाद होता है। और इसको किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। आप किण्वन प्रक्रिया पढ़ेंगे तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो यदि आप पहले के वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी पता थे कि कौन है, आरएनए है कि इन वर्तेंजेन है कि इंसुलिन है या एस्कॉर्बिक एसिड है। तो हम इससे पहले वाले वीडियो में बताते कि जो इंसुलिन है वो एक तरह का हार्मोन है, और यदि हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा घट जाती है तो क्या होगा? आपको शुगर का बीमारी हो जाएगा, मधुमेह का बीमारी हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मधुमेह का बीमारी हो जाएगा, शुगर का बीमारी हो जाएगा। क्या होता है? आपके शरीर में इंसुलिन की कमी कम हो जाती है। और इंसुलिन कहां से निकलता है? हमारे शरीर के अग्नाशय से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है। पैनक्रियाज कहां पाया जाता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर पाया जाता है। और वो क्या करता है? इंसुलिन को स्रावित करता है। और इंसुलिन क्या करता है? हमारे बॉडी को मधुमेह से रोकता है। यदि इंसुलिन की मात्रा बढ़ भी जाएगी तो उससे भी रोग है, और यदि उसकी मात्रा घट जाती है तो उससे भी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि जो HCl है उसको कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। मतलब कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बहुत ही खतरनाक एसिड है, और वो क्या करता है? जल्दी किसी भी पदार्थ से क्या करता है? रिएक्शन कर लेता है। तो वो क्या होता है? दृश्य प्रकाश से, कांच की सोडियम ऑक्साइड से, कांच की एल्युमिनियम ऑक्साइड से या कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो कांच की जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? उसको तोड़ देता है, उसको ब्लास्ट कर देता है। इसलिए उसको क्या किया जाता है? उसको कांच की बोतल में क्या किया जाता है? नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? मतलब कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वो धातु कौन है? तांबा है, चांदी है, निकेल है या जस्ता है? निम्नलिखित में से वो कौन सा धातु है? तो यदि आप तांबा को देखे होंगे तो यदि आप तांबा को खुली हवा में छोड़ देते हैं या खुली वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो क्या होता है? वायुमंडल में जो उपस्थित क्या होता है? नमी और कार्बन डाइऑक्साइड उससे अभिक्रिया करके क्या करता है? अपने ऊपर हरे रंग के क्या करता है? बेसिक कार्बोनेट की परत को क्या कर लेता है? जमा लेता है। तो वो कौन सा है? वो तांबा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सा है? मतलब कि जो कच्चा फल होता है उसको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड या इथिलीन। निम्नलिखित में से किसको किया जाता है? तो जो हम बात करें कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। किसका? कैल्शियम कार्बाइड, CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। इसको क्या करते हैं? कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग करते हैं। और इसका रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम एथिलीन होता है। क्या होता है? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इथिलीन होता है। और इसका उपयोग हम क्या करते हैं? कृत्रिम रूप से पकाने के लिए करते हैं। लेकिन क्या कर रहा है? इसको गवर्नमेंट बैन कर रहा है, क्योंकि इसको सेवन करने से क्या होता है? हमारे शरीर में हानि पहुंचता है। इसलिए हम इसका क्या करते हैं? इसको गवर्नमेंट बैन कर रहा है, इसको बोल रहा है कि इसका यूज नहीं करना है, मतलब कि कैल्शियम कार्बाइड का यूज नहीं करना है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि विस्फोटक ट्राइनाइट्रोसरीन TNG है, एक नमक है, नाइट्रोहाइड्रोकार्बन है, सम्मिश्र हाइड्रोकार्बनिक कार्बन है या एस्टर है, निम्नलिखित में से कौन सा है? आप इसका क्या कीजिए, आप इसका जवाब दीजिए। विस्फोटक ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन एक है, क्या? नमक है, नाइट्रोहाइड्रोकार्बन है, सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन है या एसिटिलीन है, एस्टर है, सॉरी एस्टर है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यदि आप ओसी पढ़े होंगे, मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे, मतलब कि केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि एस्टर, और ये एस्टर ही करता है। एस्टर क्या करता है? जो विस्फोट ट्राइग्लिसरीन होता है उसको किससे बनता है? तो वो एस्टर का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, मतलब कि जस्ता जो होता है, जस्ता के बारे में अभी हम पढ़े कुछ देर पहले, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण और ध्रुव बनाया जाता है, शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, बर्तन को ऋण ध्रुव और जस्ता को, शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, या बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसको क्या बनाया जाता है? आप इसका क्या कीजिए, आप इसका जवाब दीजिए। यहाँ पे क्या करा कि जस्ता को एक विद्युत लेपन मतलब कि जो इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिक करंट से उसको क्या किया जाता है? एक तरह का जो हम पढ़े थे इससे पहले, क्या हम यहाँ पे इससे पहले पढ़े थे कि कलाई पढ़े थे ना, हम कलाई के बारे में पढ़े थे। कलाई मतलब कि रंगना बताते हैं, तो विद्युत लेपन का अर्थ हुआ है कि कलाई करना। तो जस्ता से जब उसको विद्युत लेपन किया जाता है, कलाई किया जाता है, तो उससे क्या होता है? बर्तन को क्या किया जाता है? बर्तन को धन बना दिया जाता है। बर्तन को धन मतलब कि जो हमारा बर्तन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाता है, और वही बात करें कि जो जस्ता होता है उसको ऋण मतलब कि निगेटिव चार्ज दिया जाता है। मतलब कि धन ध्रुव मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, और इसको कौन सा चार्ज दे दिया जाता है? इसको निगेटिव चार्ज दे दिया जाता है, जस्ता को निगेटिव चार्ज, और इसको ध्रुव बना के क्या किया जाता है? इसको विद्युत लेपन किया जाता है, विद्युत कलाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? मतलब कि हमारा जो वायु है उसमें कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है या रेडॉन है? तो हम बात करें जो हीलियम की, नियोन की और आर्गन की, ये तीनों के बारे में आप पढ़े होंगे, और उसमें क्या पढ़े होंगे कि ये हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। लेकिन जो रेडॉन है ये हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ये हमारे वायुमंडल में नहीं उपस्थित होता है, क्योंकि ये खुद को तोड़ के नष्ट कर लेता है। और ये जो यूरेनियम या थोरियम का नाम सुनेंगे, जो विस्फोटक होता है उसमें ये पाया जाता है, और ये हमारे जमीन के परत में पाया जाता है। तो ये क्या करता है? रेडॉन खुद को तोड़ के, ये खुद को नोबल गैस, एक ऐसा नोबल गैस है जो खुद के तोड़ के खुद को नष्ट कर लेता है, जिस कारण से क्या है, हमारे वायुमंडल में नोबल गैस नहीं पाया जाता है। 19 नंबर बात करें तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता या कोबाल्ट? निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? तो क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल पेड़ के हरे पेड़ पौधे के पत्ती में पाया जाता है, और ये क्या करता है? पेड़ पौधे को भोजन पकाने में, मतलब कि भोजन बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो यही पूछ रहा है कि इसमें क्या उपस्थित होता है जिसके कारण ये भोजन को बनाता है। हम इसकी उपस्थिति की बात करें, इसमें मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं? Mg बोलते हैं। मैग्नीशियम उपस्थित होता है, और मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण क्या होता है? ये भोजन बनाता है। अब आज के लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि बल का SI मात्रक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह कौन सा है? मतलब कि बल का SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक का फिजिक्स में पढ़े होंगे कि SI मात्रक क्या होता है?
या उसके बाद MGC मीटर केजी ग्राम मीटर ग्राम सेकेंड, वो फुट पाउंड सेकेंड, FP फुट पाउंड सेकेंड, FPS, ये सब पढ़े थे, हो सकते हैं ये सब मात्रक है। उसी में से कौन सा मात्रक था? ऐसा ही मात्रक था। तो ये क्या हो गया? एक मात्रक है केजी मीटर पर सेकेंड, तो इसका दूसरा मात्रक क्या है? इसका दूसरा मात्रक पास्कल है, जूल है, हार्ट्ज है या न्यूटन है? तो हम बात करें कि जो केजी मीटर पर सेकेंड है उसका दूसरा मात्रक न्यूटन, मतलब कि न्यूटन को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन को केजी मीटर पर सेकेंड का दूसरा मात्रक बोलते हैं। सो आज हम क्या किए? आज हम बिहार DLED 2026 के या आप 2027 किसी भी बैच की तैयारी कर रहे हैं उसमें हम क्या किए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की को समझे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप क्या कीजिए? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अपने स्कोर को क्या कीजिए? कमेंट बॉक्स में बताइए। सो आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।